तो यहाँ पे ये आपको 4TR का देखिए निबंध है, इसमें आपको ये पार्ट 16 होगा, जिसमें हम जो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता पढ़ रहे थे। ये वाला धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, इसका आधा आपको बचा था, उस आधे कंप्लीट कर लीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का आधा देखिए, ये भाग 16 के अंतर्गत है। देखिए, हम धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति समाज राज्य के स्तर पर अलग अलग हो सकता है। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी देश में तीनों स्तर पर एक ही उत्तर लागू हो। सब व्यक्ति का स्तर पर देखें तो वह धर्मनिष्ठ भी हो सकता है, वो अधार्मिक भी है। अगर वो अधार्मिक है यानी धर्म का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं पड़ने देता, तो हम उसे धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। उसके विपरीत अगर वह अपने धर्म को मानता है किंतु साथ ही शेष धर्मों को भी समान भाव से देखता है, तो वह पंथ निरपेक्ष या सर्वधर्म समभाव के नज़दीक माना जाना चाहिए। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि वह अपने धर्म या मजहब के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखता हो, किंतु दूसरे धर्मों में या मजहबों के प्रति नफरत या उपेक्षा का भाव रखता हो। ऐसी स्थिति में उसे सांप्रदायिक भाव मानना होगा। ऐसा व्यक्ति ना धर्मनिरपेक्ष होगा, ना ही पंथ निरपेक्ष होगा। देखिए, जहाँ तक भारतीय समाज की बात है, उसकी प्रकृति पंथ निरपेक्ष के नज़दीक है। भारत में लंबे समय से विभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व कायम रहा है, और वैमनस्य की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो हमारे समाज का स्वभाव विभिन्न धर्मों का आदर करने का रहा है। यह सही है कि हजारों वर्षों के इतिहास में सांप्रदायिक तनाव की कुछ गंभीर घटनाएं भारत के इतिहास में मौजूद रही है, किंतु यह भी मानना होगा कि उनका अनुपात पर अन्य देशों में हुए धार्मिक संघर्षों की तुलना में अत्यंत कम रहा है। देखिए, चूंकि भारत के समान व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक और उसे बाकी लोगों के धर्मों के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है, अतः यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि इस है कि पंथ निरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव हमारे समाज की एक बुनियादी विशेषता है। पिछले 100 वर्षों में कभी अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति का कारण, तो कभी चुनावी राजनीति के कारण इस सद्भाव को चुनौती मिलती रहती है। किंतु फिर भी यह तो मानना ही होगा कि भारत की अधिसंख्य जनता पंथ निरपेक्ष स्वभाव की है। देखिए, असली विवाद देखिए यहाँ पर कि असली विवाद राज्य को लेकर है। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। देखिए, यानी इसी मुद्दे पर अधिकांश बहस केंद्रित रही है। सच यह है कि देखिए, संविधान के बनने के बाद अभी तक लगातार एक जैसी स्थिति नहीं रही है। इसलिए आवश्यक होगा कि हम देखिए, यहाँ पर क्या इसलिए आवश्यक होगा कि हम संविधान के बनने के बाद के इतिहास पर नज़र डालते हुए कोई राय बनाए। संविधान निर्माताओं के सामने यह गंभीर चुनौती थी कि विभिन्न अल्पसंख्यक समूह के विश्वास कैसे दिलाए कि भारत में उनके अधिकारों की रक्षा उसी प्रतिबद्धता के साथ की जाएगी जिस प्रकार बहुसंख्यक हिंदू समाज के अधिकारों की रक्षा होगी। अधिक उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में समानता के अधिकार की व्याख्या करते साफ शब्दों में कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकार की व्याख्या करते हुए साफ शब्दों में कहा गया है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, एक मिनट यार, कहाँ पर थे, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में समानता का अधिकार की व्याख्या करते साफ शब्दों में कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक को पर्याप्त आश्वासन देने के अनुच्छेद 25 से 30 में विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 के अंतर्गत आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत व्यापक रूप में दिया गया, जो स्पष्ट करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की पूरी आज़ादी होगी और उसे कुछ युक्ति युक्त आधारों पर निश्चित किया जा सकेगा।
29-30 के देखिए अनुच्छेद 29-30 तो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को विशेष रूप सुरक्षा देने का उद्देश्य नहीं रखे। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को देखिए अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने की व्यापक छूट देता है, ताकि अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में न पड़े। 1978 में हुए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद तो इस अनुच्छेद में यह प्रावधान भी शामिल हो गया कि अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था का अधिग्रहण करता है तो उसे बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति देगा। गौरतलब है कि राज्य बहुसंख्यक समुदाय को देखिए गौरतलब है कि राज्य बहुसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था के संबंध इस बाध्यता से मुक्त है और अपने विवेक से कुछ कम रकम देकर भी काम चला सकता है। कुछ पार्टियां इस अनुच्छेद को आधार बनाकर प्राय आरोप लगाती रही है कि अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार देना धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि उनका तुष्टीकरण जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। इस प्रश्न प्राय कोई विचार नहीं करता कि विवादास्पद प्रावधान 44वें संशोधन के माध्यम से उसी समय संविधान में शामिल किया गया था जब केंद्र में जनता पार्टी सरकार थी और आज की भाजपा स्वयं उसी जनता पार्टी का एक हिस्सा थी। यह हिस्सा है। देखिए आप 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगभग नया इतिहास संविधान ही रच दिया। उस समय देश में आपातकाल लागू था और वे लगभग एक तनाशा की बर्ताव कर रही थी। इसी संशोधन माध्यम से उन्होंने संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए, जिनमें एक था सेकुलर। इस घटना को आधार बना कई लोग दावा करते थे कि सेकुलरिज्म का विचार भारतीय संविधान में शुरू से शामिल नहीं था। उसे 1976 में आधार बनाकर कई लोग दावा देखिए थोपा 1976 में देखिए आप उसे 1976 में थोपा गया। तो सच कहे तो यह दावा में कोरे झूठे की भांति वास्तविकता यह कि प्रस्तावना में इस शब्द के न होते हुए भी भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में सेकुलर क्षेत्र का धारण करता था। अनुच्छेद 25, 30 और 14 से 16 तक को पढ़ने के बाद साधारण व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि हमारे संविधान में सेकुलरिज्म का विचार अंतर्निहित था। 42वें संशोधन से सिर्फ इतना हुआ कि वह विचार प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से व्यक्त हो गया। यही निष्कर्ष S.R. बम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने भी लिया और स्पष्टता कहा कि सेकुलरिज्म भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों या मूल ढांचे में शामिल है, जिसे संसद भी संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से नहीं बदल सकती। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए इसी के लास्ट में देखिए यहाँ पर जब देखिए आपके यहाँ पर देखिए क्या कि जब भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो अनुवादक मंडल के समक्ष यह चुनौती था कि वो प्रस्तावना में शामिल सेकुलर शब्द को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। उस मंडल में शामिल लोगों की राय थी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोग धर्म शब्द को जीवन पद्धति या नैतिकता के अर्थ में प्रयुक्त करने के आदि हैं। और इसका दूसरा तर्क यह भी था कि भारत राज्य सभी धर्मों से दूरी या अलगाव बनाकर नहीं रखता बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने का दावा करता है। इस दृष्टि से भी उसे धर्मनिरपेक्ष करना गलत होगा। यह सही शब्द पंथनिरपेक्ष ही होगा। इस विचार के तहत अनुवादक मंडल ने भारतीय संविधान पौराणिक हिंदी अनुवाद में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के प्रयोग पर किसी को चाहे जितनी भी आपत्ति हो, तथ्य यही है कि हमारे संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। आज भारतीय राज का देखिए अगर भारतीय राज का चरित्र देख कर यह तय करना हो कि हम इनमें से किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो यह निर्णय करना आसान नहीं होगा। नेहरू जी के शासनकाल के दौरान प्राय यह कोशिश दिखाई पड़ती थी कि राज और धर्म के बीच दूरी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सहित कई लोग इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने के पक्षधर थे। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी प्राय यही धारणा बनी रही और शायद इसी का असर था कि पंजाब की समस्या के समाधान के स्वर्ण मंत्री सेना भेजना जैसे कठोर फैसला कर सकी। भारत की सरकारों के रुझान कुछ ढुलमुल किस्म का विशेष रूप से 67 के समय से धार्मिक समूह वोट बैंक के रूप में उभरे और विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने धार्मिक समूहों को नामबंद करना शुरू किया। इन दबाव समूह की भूमिका
जैसे जैसे बड़े भारतीय देखिए भारतीय राज्य का चरित्र विभिन्न विभिन्न धर्मों में संतुलन करने की ओर बढ़ने लगा। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रगतिशील फैसले को पलट दिया। उससे हिंदुओं में उत्पन्न हुई नाराजगी को दूर करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। भाजपा की सरकार तो इस चुनावी वायदा पर बनी कि वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएगी। कहना आवश्यक है कि पिछले 2 से 3 दशकों में भारतीय राज धर्म से दूरी बनाकर नहीं रख पाया। वर्तमान में केंद्र सरकार जिस तरह से गीता और योग को प्रोत्साहित कर रही है, उसमें एक कोण यह भी बनता है कि अब भारत राज को देखिए अब भारत राज को किसी धर्म विशेष के प्रतीकों को अपनाने में समस्या नहीं रही है। देखिए राज चाहे धर्मनिरपेक्ष हो या पंथनिरपेक्ष, दोनों को कुछ विशेषताएं हो एक जैसी होती है। दोनों की कुछ विशेषताएं एक जैसी होती है और वे भारत में भी प्राय दिखती है। पहली विशेषता है कि राज का अपना कोई घोषित धर्म नहीं होना चाहिए। भारत राज इस कसौटी पर खड़ा उतरता है। ऐसे राज्य की दूसरी विशेषता होती है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए, जो भारतीय संविधान 1925-28 के तहत प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। तीसरी विशेषता होती है राज अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह विशेषता भी भारत राज्य के बारे में सामान्यतः मानी जाती है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त एक ऐसी कसौटी है जिस पर कसकर हम समझ सकते हैं कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष है या पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म से पूरी तरह दूरी बनाकर चलता है। वह किसी भी पंथ या सांप्रदायिक उत्सवों कार्यक्रमों विश्वासों या अनुष्ठानों में शामिल नहीं होता। इसके विपरीत पंथनिरपेक्ष राज्य धर्मों से ऐसी दूरी बनाने की वजह सभी के प्रति दोस्ती भरा व्यवहार करता है। देखिए सरकार के मंत्री विभिन्न धर्मों के त्योहारों पर उन धार्मिक समुदायों को बधाई देते हैं जो विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में आते हैं। धार्मिक उत्सवों के अनुसार राज के अवकाशों की व्यवस्था करते हैं इत्यादि। इन उदाहरणों को देखें तो भारतीय राज निसंदेह पंथनिरपेक्षता के नजदीक दिखता है। निबंध को खत्म करने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दोनों शब्दों में अंतर करना अनिवार्य नहीं है। अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि धर्म शब्द के विभिन्न अर्थों में से एक पंथ या मजहब होता है और धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हुए धर्म को उसी अर्थ में ले तो ये दोनों शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं। भारत में कई ऐसे सुलझे हुए लोग हैं जो प्रयोग तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का करते हैं, किंतु उनका भाव वही होता है जिनका दावा पंथनिरपेक्ष शब्द के समर्थक करते हैं। लेकिन अंतिम बात यह है कि अभी भी भारत को अपनी पंथनिरपेक्षता का स्तर बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी है। उदाहरण के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए समान संहिता का न होना पंथनिरपेक्ष ढांचे के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि कुछ धर्मों में महिलाओं कुछ गंभीर भेदभाव सिर्फ इसलिए झेलने पड़ते हैं कि वे संयोग से एक ऐसे धर्म में पैदा हुई जो उन्हें बराबरी नहीं देता। और हमारा राज्य भी स्पष्ट इसलिए मौन रहता है कि कहीं से किसी वोट बैंक में दरार न आ जाए। इसी प्रकार विभिन्न मजहबों के सांप्रदायिक लोग जिस तरह से खुलेआम नफरत भरी अभिव्यक्तियां करते हैं और भारतीय राज्य उन्हें चुपचाप देखता रहता है, वह भी बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। पिछले कुछ समय में यह प्रवृत्ति बढ़ी और गोमांस की झूठी अफवाहों के नाम पर ही कुछ अल्पसंख्यकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे मामलों में अपना सेकुलर चरित्र बनाए रखने के लिए भारतीय राज्य के कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। भारतीय राज्य को कुछ कठोर कदम उठाने और नरम राज सॉफ्ट स्टेट की छवि से मुक्त होना होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, चुनौतियां एवं संभावनाओं की बात आपको यहाँ पे है। देखिए लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, चुनौतियां एवं संभावनाएं आप देखिए वर्ष 1964 में वर्ष 1964 की बसंत ऋतु में नेहरू जी अपने मित्रों के साथ एक बैठक में थे। तभी उनके मित्र ने उनसे पूछा कि वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल में अपनी सबसे बड़ी असफलता क्या मानते हैं। तभी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि मैं प्रशासन को नहीं बदल सका, यह अभी भी एक उपनिवेशी प्रशासन। आगे उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, प्रशासन को नहीं बदल सका, यह अभी भी एक उपनिवेशी प्रशासन है। आगे उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उपनिवेशी प्रशासन जारी रहना गरीबी की समस्या का समाधान करने में भारत की असमर्थता का एक प्रमुख कारण है। इसी संदर्भ में हाल में सिविल सेवा दिवस के मौके पर वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रशासकों को सम्मिलित करते हुए कहा कि सिविल सेवकों को प्रशासक या नियंत्रक से आगे बढ़ते हुए अब प्रबंधकीय कौशल का विकास करना जरूरी है तथा साथ ही
देखिए साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें अब इन बातों पर विचार करना चाहिए कि हम क्यों चले थे। देखिए हमें कहाँ जाना था, उस दिशा में देखिए उस दिशा में हम कितना चले और कहाँ तक पहुँचे। सिविल सेवाओं के संदर्भ में दोनों प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य, जहाँ एक ओर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हैं, वहीं दूसरी ओर बदलते परिदृश्य में सिविल सेवाओं की भूमिका में बदलाव की जरूरत को भी उजागर करते हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की इस जटिल भूमिका एवं वर्तमान स्थिति को देखकर मन में कुछ प्रश्न उपजने लगते हैं। तो यथा लोकतंत्र में सिविल सेवकों की वास्तविक भूमिका क्या है? वास्तविक भूमिका आपको क्या है वर्तमान में वे। देखिए यहाँ पर क्या कि वर्तमान में वे कौन कौन से कारण हैं जो लोक सेवकों को अपनी अपेक्षित भूमिका निर्वाह करने से रोकते हैं? क्या इन कारणों को समाप्त कर एक सुदृढ़ संवेदनशीलता सक्षम सिविल सेवा की स्थापना नहीं की जा सकती? एक स्वस्थ लोक व्यवस्था का निर्माण करने में सरकार एवं नागरिक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए? ये आदि इन प्रश्नों को सुलझाकर लोकतंत्र में लोक सेवकों की लोक कल्याणकारी भूमिका के संदर्भ में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। देखिए लोकतंत्र एवं लोक सेवा दोनों का मूल तत्व लोक अर्थात जनता होता है। किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जीवनता सार्थकता इस बात से तय होती है कि वह शासन प्रणाली सामाजिक आर्थिक न्याय को अंतिम जन तक कितनी ईमानदारी एवं सक्रियता से पहुँचा पा रही है। और आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में यही पर सिविल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की समस्या यथा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, मूलभूत अवसंरचनाओं की कमी, स्वास्थ्य मानकों को कमजोर होना आदि के समाधान के सिविल सेवा की ओर नहीं देखा गया था, परंतु लोगों में जागरूकता की कमी, प्रशासकों की जवाबदेही तय करने वाले व्यवस्थित तंत्र के अभाव, प्रशासन में तकनीकी का बेहतर प्रयोग न होने इत्यादि के कारण लोग से अपनी उपेक्षित भूमिका पर खड़े नहीं उतरी। देखिए आज वैश्वीकृत होते समाज में जहाँ एक और प्रशासन का कमजोर प्रशासन कार्यक्षेत्र आपको व्यापक वहीं लोगों की बढ़ती जागरूकता, सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर और ई प्रशासन के आविर्भाव से प्रशासकों को उत्तरदायित्व तय करने वाली प्रणालियों का भी विस्तार हुआ। आज लोक सेवक मात्र नीतियों के क्रियान्वयन से ही नहीं रह गया है, बल्कि देखिए यहाँ पर क्या, बल्कि वह नीति निर्माण में राजनीतिक कार्यपालिका की भी मदद कर रहा है। इसके साथ ही विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से अर्ध न्यायिक, देखिए यहाँ पर क्या कि अर्ध न्यायिक कार्य भी कर, इतना ही नहीं वह भारत जैसे विचार और मूल्यों, मतों एवं कार्य प्रणाली वाले देश में सामाजिक सद्भाव कायम भी कर रहा है। देखिए सामाजिक सद्भाव स्थापित करने वाले उपकरण के रूप में भी कार्य कर रहा है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन रखने वाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोक सेवा का कानून व्यवस्था, विभिन्न सामाजिक आर्थिक सेवाएं और आपदा प्रबंधन जैसे संबंधी सेवाएं इत्यादि को उपलब्ध कराकर सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक मूल्य को स्थापित करने वाला वाहक की भूमिका भी निभा रहा है। देखिए अब आज वैश्विक ग्राम के युग में जहाँ अधिकांश क्षेत्र में व्यापार एवं वित्त का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति बढ़ी है, तभी देशों के आर्थिक मामलों में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का विस्तार हुआ है। वहीं सांस्कृतिक भूमंडलीकरण को विश्व भर में बढ़ते सांस्कृतिक आदान प्रदान देखिए हम बढ़ते सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं पश्चिमीकरण की बढ़ती लहर से समझा जा सकता है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन एवं आतंकवाद जैसी समस्याएं कुछ देश की सीमाओं से बंद कर नहीं रह गया है। अतः इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवकों को जहाँ एक और तकनीक एवं संचार एवं प्रशासन में प्रशासन में बेहतर उपयोग कर सेवा आपूर्ति को तीव्र पारदर्शी बनाना होगा। वहीं तकनीकी दक्षता द्वारा प्रशासन को लोगों के समीप भी लाना होगा। ऐसे में जब आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका सीमित हो जाती है और सामाजिक क्षेत्र में राज्य उत्तरदायित्व के दायरे का विस्तार हो रहा है, तो प्रशासकों को भी दोहरी चुनौतियों से गुजरना होगा। एक और यह जहाँ उन्हें आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों के बीच गहराती खाई के कारण आपको हाशिए पहुंचे वर्ग के कल्याण के लिए संवेदनशील होना होगा।
होना, वहीं समाज क्षेत्र में वह दृष्टिकोण बदलना होगा। हर कार्य सिर्फ राज करेगा, बल्कि प्रशासन एवं विकासात्मक कार्यों में कार्यों में जनता को भी साथ में जोड़ना कार्यों में जनता को भी साथ में जोड़ना होगा। विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव का सामना करने के लिए लोक सेवकों को अधिक व्यावसायिक दक्षता के साथ साथ कठिन निर्णयन एवं बेहतर सौदेबाजी की क्षमता से युक्त होना होगा। समस्याओं के वैश्विक रूप को देखते हुए लोक सेवक को विविध दृष्टिकोण के साथ साथ विशिष्ट प्रशिक्षण को भी अपनाना होगा। साथ ही ग्लोबल एवं लोकल दोनों ही स्तर पर बेहतर साझेदारी भी स्थापित करनी होगी। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मूल उद्देश्य जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है और इस कार्य में प्रशासन विशेषकर सिविल सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु जब लोक सेवा अपनी अपेक्षित भूमिका के निर्वहन में विफल हो जाए तो समानांतर सत्ता का विकास होने लगता है और वंचित एवं उपेक्षित तबके कुछ सदस्य और गैर वैधानिक तरीके यथा आतंकवाद, नक्सलवाद आदि की ओर उन्मुख होने लगते हैं। अतः यहाँ पर यह विचार करना समीचीन होगा कि वे कौन से कारक रहे देखिए जिनकी वजह से सिविल सेवक अपनी अपेक्षित भूमिकाओं का निर्वाह करने में असफल हैं। दरअसल नौकरशाह खुद को व्यवस्था का राजा समझता है और अपने संवैधानिक कर्तव्य निर्वहन को जनता के ऊपर दया की तरफ प्रदर्शित करता है। ऐसे में जनता एवं लोक सेवक के बीच एक दूरी बनी रहती है। इस दूरी को बढ़ाने में एक और जहाँ लाल फिताशाही, अनावश्यक जटिल प्रक्रिया, मितव्ययिता, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिकता का अभाव जैसे जिम्मेदार है, वहीं सिविल सेवकों में बेहद कार्य निष्पादन के लिए उत्कृष्ट प्रेरणा का अभाव इस दूरी को बढ़ाता है। प्रशासकों में बेहतर कार्य निष्पादन की प्रेरणा के अभाव के लिए कई कारक जिम्मेदार है, जिससे बेहतर कार्य के लिए समुचित पुरस्कार प्रणाली का अभाव, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण के लिए समुचित तंत्र का अभाव इत्यादि बहुआयामी कार्यदायित्व के समय आपको प्राधिकार में कटौती एवं कार्यबल का अभाव भी उनके कार्य निष्पादन की दक्षता को सीमित करते हैं। विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व तय करने वाले तंत्र का अभाव तथा नवाचारी कार्यक्रम के प्रति उदासीन व्यवहार भी यथास्थितिवाद को बनाए रखने के जिम्मेदार है, जिससे व्यवस्था में समयानुरूप परिवर्तन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर हो पाता, जिससे व्यवस्था को समयानुरूप परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अलावा एक बड़ी समस्या समन्वय की भी की है। देखिए जहाँ एक और लोक सेवकों राजनीतिक कार्यपालिका के साथ समन्वय बहुत दूर बना हुआ है, वहीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सशक्त हुए पंचायत, सिविल सोसाइटी एवं जनता के माध्यम से भी समन्वय बहुत प्रभावशाली नहीं है। लोक सेवक जहाँ एक और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में असफल हैं, वही राजनेता के पास गठजोड़ करके वे व्यवस्था में लूट मचाते हैं और कभी कभी तो वे राजनीति को निर्देशित एवं संचालित करके राजनीतिक असंतुलन भी पैदा कर देते हैं। इन्हीं कारणों से लोक सेवकों की सूचिता एवं ईमानदारी की साख पर बट्टा लगा हुआ है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि एक सुधार की राह पर एक घुसखोर की बन गई है और यह छवि उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित करती है। इस किसी शायर की निम्न पंक्तियाँ इस व्यवस्था को बखूबी दर्शाती है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। देखिए यहाँ देखिए क्या कि लोकतंत्र में लोक सेवाओं की स्वस्थ भूमिका स्थापित करने के विभिन्न समितियों एवं आयोगों को सकारात्मक सुझाव लागू करने के विभिन्न आयोगों के सकारात्मक सुझावों को लागू करने के साथ साथ प्रशासकों कार्य क्षमता एवं मनोवृत्ति में बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षण प्रणाली में बदलाव लाना होगा। देखिए लाना होगा देखिए ताकि लोक सेवा के वर्तमान समय की चुनौतियों को ज़्यादा प्रभावी एवं संवेदनशील ढंग से प्रत्युत्तर दे सके। लोक सेवा में आपको आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इनमें विभिन्न वर्गों, समुदाय और क्षेत्रों की समुचित भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करके हम हर स्तर पर उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही तय करने के लिए ई गवर्नेंस सूचना का अधिकार सिटीजन चार्टर एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे उपकरण का प्रभावी प्रयोग करना होगा। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेहिता में वृद्धि एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए लोकपाल से सामाजिक अंकेक्षण ग्राम स्तर पर
की व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करना होगा। लोक सेवकों को आज बदलते हुए समय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उद्यमशील, परिणाम उन्मुख एवं दूरदृष्टता जैसे गुणों से विलयस होना होगा। इसके साथ ही मणिपुर अपने स्वयं के संसाधनों कि एवं लोगों की सहभागिता 100 किलोमीटर लंबी सड़क पीपुल्स रोड बनाने वाले लोक सेवक आर्मस्ट्रांग पामे और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए अपने कार्यालय के CCTV कैमरे को लाइव वेबसाइट से जोड़ने वाले एम मणिवन्नन जैसे लोक सेवकों को सार्वजनिक हीरो की तरह प्रस्तुत करना होगा, ताकि अन्य लोक सेवक भी अपनी अपेक्षित भूमिका निर्वाह करने के लिए प्रेरित हो। देखिए, अंत आज के बढ़ते परिवेश में जबकि भारत सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व मंच पर अपनी सुदृढ़ उपस्थिति की दस्तक दे रहा है, ऐसे हमारे यहाँ भी सिविल सेवकों का अपरिहार्य भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक, देखिए यहाँ पर क्या, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सिविल सेवकों की भूमिका तो रक्त धमनियों की तरह, जो भारत जैसे विशालकाय लोकतंत्र में अंतिम जन तक व्यवस्था, सुरक्षा, सौहार्द, समन्वय योजना परियोजनाओं का क्रियान्वयन जैसी ऑक्सीजन को पहुंचाकर इसे सशक्त करने के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। अपनी इसी उपेक्षित भूमिका का निर्वाह कर लोक सेवा का प्रत्येक अंग उस जनता का विश्वास एवं सम्मान प्राप्त कर सकेगा जिसकी वह सेवा करता है। लेकिन इसको यहीं तक रखिए, बाकी हम बाद में आपको पढ़ लेंगे, नेक्स्ट बार इसको हम बाद में देख लेंगे।